यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज, इसमें नोट करिए, कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स concave lenses are used in spectacles to correct the defect of vision. To correct the defect of vision. To correct the defect of vision called myopia. समझ में आया था? समझ में आया था क्या बोल रहे थे? सर मैं आवाज़ के लिए चेक वो लिफ्ट है ना, लिफ्ट के पास एक तो छिपकली होती है। सर अभी तो उनके ऊपर ये लिफ्ट में जाती है। अच्छा तो अरे लिजर्ड बोलती थी, अब लिजर्ड को लीजू बोलती है। दैट इज लीजू आती है, वो बोल रही है। वो लीजू आती है तो मुझे ही क्यों याद करती है, क्योंकि फिर मैं ही मंगाता हूँ उसको झाड़ू से। यही काम करता है बस पता नहीं आप कहाँ से जाती है। सारे जो दरवाजे वगैरह सब बंद भी कर दो फिर भी पता नहीं कहाँ से आती है। गर्मियों में बहुत आती है। Concave lens is used in wide axis polygon. Concave lens is used in wide angle spy hole. लाइट जा रही है। Concave lens is used in wide angle spy holes in doors. जो दरवाजे होते हैं ना, जो घर का जो मेन डोर होता है, उस मेन डोर पर आपने देखा होगा वो स्पाई होल लगवा लेते हैं कुछ लोग, देखने के लिए कि कौन आया है बाहर, पहले देखने के लिए। तो कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल्स इन डोर्स। उससे होता क्या है, क्योंकि कॉन्केव लेंस जो है, कॉन्केव लेंस लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने का मतलब क्या है, वाइड एंगल देता है हमको देखने के लिए। तो जो वाइड एंगल मिलता है उसमें, तो इसलिए उसको हमको स्पाई होल, क्योंकि जगह कितनी सी होती है, इतनी सी, उस पर हम आँख से देखते हैं तो हमको बाहर कौन कौन खड़ा हुआ है, कौन है, वो सब दिखाई देता है। लेकिन बाहर से अंदर का नहीं दिखाई देता, क्योंकि बाहर जो है, बाहर से वो अरेंजमेंट दूसरा लगा होता है उसमें, तो इस वजह से। नहीं तो बाहर वाला भी अंदर का देख लेगा। सर लेंस के हिसाब से लेंस के हिसाब से तो दोनों तरफ से सेम दिखाई देना चाहिए ना, है ना। लेकिन उसके बाहर क्या करते हैं वो, कि है तो कॉन्केव लेंस, लेकिन कॉन्केव लेंस के बाहर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा देते हैं। और उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि अंदर से तो बाहर का दिखता है, बाहर से अंदर का नहीं दिखता। अब वो किस तरीके के वो आते हैं ना, वो कोई कुछ एक नए भी तो आते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है। वो टिंटेड ग्लास जो होते हैं, जिससे अंदर से तो बाहर का देख सकते हैं, दुकानों में लगे रहते हैं। खास तौर पर बड़े बड़े जो शोरूम से उनमें लगा देते हैं, बाहर कोई भी खड़ा होता है ऐसे टाई वाई अपनी सेट करके, है ना, अंदर जो बैठा हुआ है वो देख रहा है कि बाहर क्या चल रहा है। चलिए जी, कॉन्केव लेंसेज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल्स इन डोर्स। दूसरा, कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, जो आप लोगों की एज में होता है। जितने भी चश्मे वाले हैं, सबको क्या प्रॉब्लम है कि पास का तो प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है भाई, बस पास का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर का देखने में प्रॉब्लम है, यानी कि ये देखने में प्रॉब्लम है। इसको मज़ा आता है। सही है, रेडियस मेजर करना किसी दिन इसका। चलो जी, तो मायोपिया बोलते हैं इसको, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पास का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को जो लेंस लगे हुए हैं वो कॉन्केव लगे हुए हैं,
ठीक, ये दो इसके यूजेस हैं। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स देखिएगा, और केस हमको पता है कि इसमें केस केवल दो ही हैं। केस केवल दो ही हैं, कौन कौन से, कि भाई एक बार तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, और एक बार उसको इन्फिनिटी पर रख दो। दोनों ही केसेस में जो हमारी इमेज है, इमेज की पोजीशन क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी इमेज, पहली चीज़। नेचर क्या होता है, वर्चुअल है, डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, तीसरा जो है उसका साइज़ क्या होगा, हमेशा छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए नहीं यार भाई, ध्यान तो करो, इतने दिनों से लाइट ही चल रहा है। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में इसमें एनसीईआरटी में तो दे रखा है लाइट, एक्चुअल में ये दो चैप्टर्स हैं, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दो चैप्टर हैं आपके जो कंप्लीट होने वाले हैं। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है एक चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी बड़ा है। इसके बाद अगर कोई देखा जाए कि साउंड नहीं है, साउंड 9th में था तो कटवा दिया गया, आपने पढ़ाई नहीं, तो नहीं बढ़िया नहीं है, वो 11th में पढ़ना पड़ेगा। मैं लूँगा ही नहीं सर। अच्छा हाँ, फिर ठीक है ये ठीक है। तो फिर एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, लाइट के बाद में जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मैग्नेटिज्म छोटा सा चैप्टर है, और एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो वो चैप्टर भी छोटा है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा चैप्टर जो है ये फिजिक्स का जो महाभारत है, ये खत्म होने वाली है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नोट करिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, और एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं इसका टेस्ट भी लूँगा, तो इसको रिवाइज करना शुरू करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जब से हमने पढ़ाना शुरू करा, टेस्ट आपका पहला कल हुआ है सर। पहले चैप्टर 1 का ले लो, फिर इसका ले वो लेना। सबके टेस्ट अब लेंगे, क्योंकि मैं 20 तारीख के बाद फ्री होने वाला हूँ, तो फिर आप लोगों पर ध्यान ज़्यादा दूंगा, ज़रा ध्यान देना। हमारी बैंड बनेगी। अब तुम्हारी कॉपी थोड़ा ध्यान से चेक करूँगा मैं। फिजिक्स की हाँ मैथ्स को बच्चों ना फिजिक्स की ठीक है। सही बात है भाई। An object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर, और ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये स्कूल के टीचर्स की भी बता रहा हूँ। आज 17 है ना, कल 18 है, आखिरी कल पेपर आखिरी है पेपर है, 10th वालों का, है ना। तो 10th के जो टीचर्स हैं वो फ्री होने वाले हैं। सर वो तो बिना तब भी हमारे के तो लिए ही फिर रहेगा। भी आप ये देख लीजिए कि अब थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। An object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर, सर बढ़िया है, छुट्टियों में मेरी क्या इंटेंसिटी is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर, और सर जो वायलिन टीचर थे वो सारे बोर्ड चाइल्ड में चले गए। 50 सेंटीमीटर from a concave lens. अच्छा मैं नहीं जाता चेकिंग के लिए, ध्यान रखना। सर अप्लाई कर लो, हो जाए तो मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता वहाँ, माहौल बड़ा ख़राब होता है, आपको पता नहीं है। ट्राई करा है अरे कभी? करी स्कूल में है थे क्या? खूब, नहीं कॉलेज में था ना। अरे कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी में जो कॉपी चेक होती है उनका माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। तो जब नए नए टीचर बनते हैं ना, तो थोड़ा शौक होता है कि अच्छा एक कॉपी के 20 रुपये मिलेंगे, है ना। तो हम कैलकुलेट करने लगते हैं कि अच्छा इससे तो मैं नई पैंट शर्ट ले सकता हूँ, अच्छा इससे तो मैं ये ले सकता हूँ। तो जब नए नए टीचर बनते हैं तब दिमाग में ये कैलकुलेशन आती रहती है। अब वहाँ कैलकुलेशन आई, चले गए कॉपी चेक करने। कॉपी चेक करने के बाद में वहाँ पर माहौल क्या ख़राब रहता है, एक तो मेरे को स्मेल से थोड़ी एनर्जी होती है। मैक्सिमम टीचर वहाँ पर गुटखा खाकर बैठे रहते हैं। उसकी जो स्मेल है ना, वो घूम घूम कर मेरी नाक में आती है। और मैं उनसे कहता हूँ यार इसको बाहर थूक दो, थोड़ा कुल्ला उल्ला करके बैठ जाओ, स्मेल आ रही है। तो उनको लगता है भैया तुम नहीं खाते हो तो हमको कहा है। तो वो इस तरीके से पता नहीं कॉलेज में गाइड में गाइड में गाइड में चेक करी मैंने, आईपैक में चेक करी, एबीएस में चेक करी, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में चेक करी। मैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स में भी रह चुका हूँ, ठीक है। तो वो कहानी तो खैर छोड़ो। तो उसमें क्या है कि एक तो ये माहौल ख़राब होता है, दूसरा ये जो मेड इन चाइना मोबाइल फ़ोन आया ना, इन्होंने तो दिमाग ही ख़राब कर दिया। कहते हैं हमारा रिदम बनता है, म्यूज़िक के साथ हमारा रिदम बनता है, तो म्यूज़िक चला देंगे। अब कोई चला देगा पंजाबी सॉन्ग, उसमें बहुत तेज तेज उसमें डोप शोप मारिया करो, गाने चला। कोई उधर चला देगा भोजपुरी सॉन्ग्स, है ना, कि वो हमारा तमन्ना पता नहीं क्या राजा जी आए ठुमका लगा, इस तरीके के गाने चलते हैं। अब वो जो अलग अलग टाइप की साउंड्स जो मिक्स होकर जो रेजोनेंस होता है ना दिमाग में, तब पता चल जाता है कि भाई एक कॉपी चेक करने के जो 20 रुपये बड़े महंगे पड़ते हैं, क्यों, सर में दर्द हो जाता है।
अब ऐसे सर में दर्द में पता चले कि कोई आ जाए सड़ियल हैंड राइटिंग की कॉपी, तो सारा गुस्सा वहाँ निकल जाता है कि तुझे आता तो कुछ है नहीं लिखा। अब ये समझ में आता है ये स्टूडेंट एक बार सामने आ जाए, है ना, इसको मैं देख लूँगा। अब क्या होता है कि वो स्टूडेंट तो सामने आता है नहीं, तो फिर उसकी कॉपी पर कांटे लगते चले जाते हैं। हालांकि जो शुरुआत में जो वहाँ पर जो सेंटर कोऑर्डिनेटर होते हैं वो पहले ही बोलते हैं अपनी पर्सनल टेंशन्स को, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को इस रूम से बाहर रख कर आइए और अपना गुस्सा स्टूडेंट्स की कॉपी पर मत उतारिए। ये चीज़ बाहर लिखी रहती है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड बहुत अलग होता है कॉपी चेक करने जब जाते हैं। अब उसमें एक प्रॉब्लम और भी होती है, गर्मियों में ज़्यादातर कॉपियाँ चेक होती हैं, कूलर काम नहीं करते उनके, एसी में से पानी टपकता है। तो क्या चीज़? नहीं, घर पर तो दी ही नहीं जाती, क्योंकि घर पर पहले सर मेरे मम्मी पापा का सिस्टम लाइक उनका सॉफ्टवेयर पे चल पहले अच्छा कौन सा क्या कॉलेज में पढ़ाते हैं? हाँ कहाँ? मम्मी अमेरिका एक मिनट MIET मेरठ, कौन से डिपार्टमेंट में? अच्छा, मैं 2007 का MIT का ही पास आउट हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो यहाँ से मेरठ जाती है रोज? मम्मी जाती हैं, पापा ने तो ट्रांसफर कर दिया। तो वो भी प्रोफेसर है? बहुत बढ़िया। सर आप कौन से कॉलेज में? RD इंजीनियरिंग कॉलेज, पेरीफेरल एक्सप्रेस वे जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ सबसे बड़ा इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, वो हमारा ही कॉलेज है। ठीक है, तो वहाँ पर गए तो अब वो माहौल थोड़ा अजीब रहता है। अच्छा, जो घरों की बात है वो भी मैं बताता हूँ। पहले घरों में डिस्पैच होती थी कॉपी, उसमें पता है क्या होता था? सर, उसमें धांधली हो जाती थी। धांधली मतलब बेईमानी, भ्रष्टाचार, करप्शन अंदर तक घुसा हुआ है ना इंडियंस की। ना ये कुछ नहीं, ये वो तक सर मम्मी ने ऐसे बहुत वो सॉफ्टवेयर होता था ना, उसमें PDF का नोट वो लोग स्कैन कर देते थे। हाँ, उस पर वो माउस से उसको टिक लगाओ, तो वो जो चीज़ थी ना उसमें सर्वर होता था बहुत ज़्यादा। नहीं, कॉपी जैसे घर पे आती थी ना तो पैसे बहुत कमाए हुए। अच्छा। फेल भी करते थे, पैसे भी कर लेते थे। ये सर इंडियन दिमाग। वो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें ये चीज़ें पाई गई थी, न्यूज़पेपर में भी आया था। कुछ लोग क्या करते थे ना कि अपने रिलेटिव्स को बिठा देने भी, तू भी चेक कर दे, तू भी चेक कर दे, ये आंसर। तो उसमें बच्चे का भविष्य का तो हो गया ना, बड़ा बार हो गया। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि अब इसीलिए आजकल जो रिजल्ट है वो लेट आता है। आजकल रिजल्ट जो है, पहले रिजल्ट 15 दिन 20 दिन में आ जाता था, 2 महीने में रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट लेट इसी वजह से आता है कि भाई प्रॉपरली चेक करिए, कायदे से करो। और ढूंढ कर ईमानदार सेंटर कोऑर्डिनेटर्स वो पकड़े जाते हैं कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप ईमानदारी से कॉपी चेक करवाएंगे। और मैंने 2013 में नहीं करा, मैं तो बहुत जूनियर था। मैं 2014 में शायद लास्ट में कॉपी चेक कर, उसके बाद से रूल्स बहुत चेंज हो गए। फिर पैंट वैंट सब वो चेक होती हैं, फिर वो विमल पान मसाला, सुबह केसरी, इसको जरा बाहर रख कर आओ, है ना। ये जो कौन से आते शिखर, पता नहीं कौन सा शिखर पान मसाला, मुँह मेरा नहीं होता, कदमों में दुनिया को बाहर रख कर आओ। तो वो जो सारी चीज़ें सर दिक्कत नहीं, कॉलेज से 10वीं बार पढ़ाने में। मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% टीचर्स चले गए, हमारा रिजल्ट नहीं बनता भी ना इसका, जब तक ये उनके अंदर ना आता। सर मैं कह रहा आपको दिक्कत नहीं है कॉलेज से सीधे क्लास से पढ़ाने में? यहाँ पर पढ़ाना मैंने 4 साल तो कॉलेज के साथ साथ कंटिन्यू करा। सिर्फ वर्कलोड इतना बढ़ गया था यहाँ का भी वहाँ का भी, तो मैनेज नहीं हुआ, छोड़ दिया। अभी जुलाई अगस्त में लूँगा ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, चलिए जी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये निकलता है कि हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी सी सुधार लीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं पता किस टाइम कहाँ आपकी कॉपी कॉनकेव लेंस। और उल्टा सीधा तो कुछ लिखी मत देना, उल्टा सीधा तो कुछ लिखी मत देना। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड था। सर प्लीज़, है ना, ट्रीट मी लाइक योर सन, ट्रीट मी लाइक। तो इस तरीके से ऐसा कुछ मत लिख देना वहाँ पर। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, बड़े इमोशनल पोएम्स भी लिख देते हैं। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अपनी पढ़ाई पढ़ Find the nature and position of the image. चलिए, find the nature
structure and position of the image. मैं धीरे धीरे बातें करता हूँ तुम्हारे जस्ट कॉमेडी स्टोरी में हाँ जी देखिएगा an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर कोई भी लेंस हो कोई भी मिरर हो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो कुछ भी हो ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट में ही रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव तो u क्या हो गया 50 सेंटीमीटर u is equal to minus 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर अगर लेंस कॉनकेव है या मिरर कॉनकेव है अगर कॉनकेव शब्द दिखाई दे जाता है तो फोकल लेंथ नेगेटिव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो f is equal to फोकल लेंथ 20 है ना तो माइनस 20 लिखेंगे माइनस 20 सेंटीमीटर ब्रैकेट में लिखिए सिंस इट इज अ कॉनकेव लेंस अब पहला काम क्या है भाई u आ गया f आ गया तो v निकाल लीजिए बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f तो 1 upon v निकालेंगे 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f 1 upon v minus 1 upon minus 50 1 upon f कितना minus 20 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 upon v प्लस 1 upon 50 और माइनस 1 upon 20 अब 1 upon 50 को उधर ले जाएंगे 1 upon v इज इक्वल टू माइनस 1 upon 20 माइनस 1 upon 50 ये हो गया तो 20 और 50 का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 25 is 100 और 5 into minus 1 कितना हो गया minus 5 बीच में माइनस का साइन रहेगा ही 52 is 100 2 into 1 2 हो गया 1 upon v is equal to minus 7 upon 100 तो v की वैल्यू क्या आ गई minus 100 upon 7 डिवाइड करिए 7 1 जा 7 10 minus 7 हो गया सीधा देखो 14 7 जा 98 14 7 जा 98 हो गया तो 2 बचा 2 0 20 14 2 जा 14 7 2 जा 14 7 2 जा 14 हो गया 20 minus 14 हो गया 6 0 7 8 तो ये हमारे पास हो गया v is equal to minus 14.28 सेंटीमीटर हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ गया इसका मतलब हमने ठीक करा है क्यों क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है कॉनकेव लेंस में इमेज हमारी हमेशा लेफ्ट साइड में ही बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनती है दो केसेस होते हैं हमारा नेगेटिव है ना सब कुछ नेगेटिव ठीक सब नेगेटिव उसका लेंस तो मेरा दोनों में नो 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 सिर्फ कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करेंगे तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव है लेकिन वहाँ पर जो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है मिरर में वो राइट साइड में बनती है लेंस और मिरर में बेसिक डिफरेंस यही है कि वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज वहाँ बनती है राइट साइड इधर बनती है लेफ्ट साइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनती है राइट साइड और मिरर में बनती है लेफ्ट साइड ठीक है तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखें आगे चलें नेचर एंड पोजीशन ऑफ द एंगल भाई पोजीशन तो आ गई minus 14.28 नेचर बता दो नेचर को ऐसे वर्चुअल एंड डायरेक्ट कॉनकेव लेंस देखते ही नेचर तो सीधा बता देना वर्चुअल एंड डायरेक्ट नेचर क्या हो जाएगा नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट ठीक है इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा क्वेश्चन 2 साइंस बेस के बाद लाइफ प्रोसेसेस करेंगे दोबारा बोलो तो साइंस बेस के बाद लाइफ प्रोसेस हाँ नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस करेंगे बायो तो हुई नहीं ना अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना नंबर कितना है हाँ और चैप्टर कितना नंबर टिक An object placed 50 centimeter from a lens. An object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image. An object placed 50 centimeter from a lens
एक्सक्यूज मी सर हाँ जी, सर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा उसकी पोजीशन क्या है पोजीशन -14.28, ठीक है। An object placed 50 centimeter from a lens placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image at a distance of virtual image produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens at a distance of 10 centimeter in front of the lens. Centimeter in front of the lens, full stop. Draw a diagram to show the formation of image. सर आप पेपर कब से देंगे? जी, पेपर मैं आपको दूंगा 20 में 3 दिन लगेंगे। 3 दिन लगेंगे, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 9 बजे आपके जाने के बाद में 2-3 स्टूडेंट्स जाएंगे, 20 तारीख को उनका पेपर है। अब वो कितने बजे जाएंगे वापस, आने का टाइम है, जाने का नहीं पता मेरे को। सर कोई नहीं, आराम से लेगा ही नहीं इनको। चलिए, तो ड्रॉ कितने था क्वेश्चन दे थे भाई? 5 थे ना। नहीं, कितने करे थे सर? अरे छोड़ो, वो उसको क्लियर है कि क्या है, क्या आने वाले नंबर, इसलिए वो बोल रहा है। ड्रॉ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैलकुलेट फोकल लेंथ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मतलब अगर किसी भी बच्चे की तैयारी नहीं भी है तो एटलीस्ट आप टेस्ट जरूर दें, टेस्ट देंगे। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं और मान लो पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे मान लीजिए 4 या 5 टॉपिक्स हैं अलग अलग, हमसे 2 ही टॉपिक प्रिपेयर हो पा रहे हैं। अब पता चला बाकी के टॉपिक्स हमारे प्रिपेयर नहीं हुए, हमने टेस्ट छोड़ दिया। अरे 2 प्रिपेयर हैं, 2 की तो तैयारी देखो, खुद को ये पता चलता है कि हम एक तो कर कितना पा रहे हैं और दूसरा कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने ये दिया कि 1 घंटा दिया, तो उसमें भी मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे तो 10-15 मिनट में ही चले गए सर उसमें भी आधे को गलती होंगी। चलो देखूंगा, है ना। कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने आधा घंटा या 40 मिनट इतना टाइम लिया, तो जो आधा घंटा 40 मिनट वाले हैं वो अच्छी तैयारी उनकी चल रही है। जो 15-20 मिनट वाले हैं, भाई एक बार रिवाइज जरूर करना, है ना, एक बार रिवाइज जरूर करना। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, सब कुछ आता है। और जिनको 1-1 घंटा लग रहा है, अगली बार वो ध्यान दें कि 50 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अगली बार जल्दी होने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। चौथा बार आपने आरडीसी दिया था? हाँ, आरडीसी दिया था। मतलब बहुत कुछ हो गया सवाल में तो। अच्छा, आसान था क्या? बहुत कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन अभी बता देता हूँ। चौथा और 5वें क्वेश्चन में था क्या, जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। अपने दोस्त का अपना निकाल लिया। आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग उसमें करनी ही नहीं थी। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा वाला पहले वाले में माइनस अल्फा होकर 0 हो जाता, दूसरे वाले में माइनस 2.3 हो जाता। चलिए, उसको डिस्कस करेंगे बाद में। मार्किंग तो होगी ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वैसी मार्किंग करूँगा जैसी होती है प्रॉपर्ली बोर्ड। ये नहीं कि इतना 0 ही कर दिया, फॉर्मूला भी लिखोगे, मैं नंबर दूंगा, ठीक है। फिर तो सर फिर तो आ जाएगा पूरा 0 लिखना। जो अटेंड करके आ 20 का मन होता है, सर वो अब बेटा क्या बोल रहे हो? सर फोकल लेंथ 50/4। चलिए, यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने बोला एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। डायग्राम तो मैं तब बनाऊँ जब मुझे लेंस पता हो, कौन सा लेंस है। लेंस ही नहीं पता सर वर्चुअल है सर, तो फिर कॉनकेव क्या होगा। कॉन्वेक्स में भी तो वर्चुअल बनती है, फर्स्ट केस में बनती है कि नहीं बनती, बताओ भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या करना है, नहीं दोनों केस भी नहीं करना है। ये जो उन्होंने बोला ना कैलकुलेट फोकल लेंथ, ध्यान से सुनना भाई। सर कॉनकेव इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना।
तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर उसमें भी बनती है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, सॉरी। मैंने बोला सुनो भाई बात ध्यान से सुन लो। फोकल लेंथ निकालेंगे पहले इसमें। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ गया तो कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गया तो कॉन्केव। बस सर पॉजिटिव आ गया ठीक है। 12.5। ये पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्केव है, नेगेटिव आएगा। तो एक बार करके देखो। सर -12.5। हाँ फिर ठीक है। सर मैंने तो सोच लगाया था कि कॉनकेव पढ़े तो कॉनकेव का ही आएगा। अरे टेस्ट में ये थोड़ी पूछेगा टीचर बेटा क्या पढ़ा था अभी तब से तैयारी करके आएंगे सर, अभी जरा तैयारी है। देखो जरा यहाँ पर an object is 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, तो ये कितना हो गया? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो -50 सेंटीमीटर एंड प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्चुअल इमेज में प्रोड्यूस कर रहा है तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? लेंस के केस में लेफ्ट साइड में ही बनेगी, है ना। तो वर्चुअल इमेज का मतलब v है और वो कितनी दूरी पर बन रही है? 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर। u और v दोनों नेगेटिव आ गए, f निकालिए। By using lens formula, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. तो ये 1/f 1/v कितना है? v का माइनस 1/u कितना है? -50। तो देखिए 1/-10 का मतलब हो गया -1/10 और माइनस प्लस 1/50। 10 और 50 का LCM 50, 10 5 का 55 उनका 5 और यहाँ तो 50 है तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो एज इट इज आ जाएगा। 1/f is equal to -4/50, ये आ गया 12.5। 1/f is equal to -1/12.5, तो f is equal to माइनस का 12.5 सेंटीमीटर, माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। माइनस का 12.5 सेंटीमीटर, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। अब इसी से हम ये कहेंगे कि सिंस f is negative, so it must be, must मतलब 100% sure, it must be a concave lens. It must be a concave lens, तो ये concave lens ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मैग्नीफिकेशन भी पूछ रहे हैं, लेकिन पहले मैं क्या करूंगा क्योंकि उन्होंने रे डायग्राम बनाने के लिए बोला है तो पहले डायग्राम इसका बनाएंगे। हाँ भी निकाल। अब आप ये देखिएगा कि फोकल लेंथ इसकी इतनी आ गई। अच्छा, कितने डिस्टेंस पर रखा गया? पहले फोकल लेंथ बनाइए। ये f हो गया, ये f का डबल 2f हो गया और ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ रखा जाता है इस जगह। कितनी डिस्टेंस पर बोल रहे हैं वो? कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया? 50 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो डेटा अवेलेबल होता है ना, रे डायग्राम जब भी किसी क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने के लिए बोलते हैं तो जो डेटा अवेलेबल होता है वो सब लिख देते हैं हम लोग। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर बन रहा है। ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा 50 सेंटीमीटर और कहाँ बनेगा? लेफ्ट में ही रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और डायग्राम में -50 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस आप कर भी देते हैं तो गलती नहीं होगी, तो गलती नहीं होगी, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आई? 12.5 नेगेटिव है तो इस साइड वाली है फोकल लेंथ,
तो यहाँ से यहाँ तक का फोकस तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 12.5 सेंटीमीटर। रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाना बेहद आसान। एक रे ऑफ लाइट को क्या लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इधर एफ है, यहाँ पर हो गया एफ डैश और यहाँ पर हो गया 2f डैश। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई ऐसे, ये टकराने के बाद फोकस से गुजर गई ऐसे। एक रे ऑफ लाइट सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे, सॉरी भूल गए कि कॉन्केव था, कॉन्वेक्स वाले तरीके से करनी है। ये तो बिल्कुल ठीक है जो ऐसे गुजरी है, लेकिन जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो डाइवर्ज जैसे होगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। ये तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बन गया बी डैश बी डैश, सही है, ठीक है। तो ये हमारा रे डायग्राम इसका बन गया। उसके बाद वो पूछ रहे थे कि फोकल लेंथ बताना है और मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस भी बताना है। अच्छा एक काम और है कि जैसे ये हमारा इमेज बना है तो हम इमेज का डिस्टेंस भी मेंशन कर देंगे, यहाँ पर इधर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। आदित्य क्लियर है कि नहीं बताइए? आदित्य क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। मैग्नीफिकेशन पूछ रहे हैं वो। मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या होता है? जो मिरर था, मिरर में मैग्नीफिकेशन होता था माइनस वी अपॉन यू, लेकिन यहाँ पर मैग्नीफिकेशन हम लेंगे प्लस का वी अपॉन यू। लेंस में वी अपॉन यू होता है सिर्फ, तो एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब यहाँ पर देखिए वी कितना है? -10, देखिए जी -10, ये है -10 और u कितना है? u है माइनस का 50, यहाँ लिखिए -50, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इधर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 50 2 सा 100 हो गया, 2/10 0.2, m इज इक्वल टू प्लस का 0.2 आ गया। सही है, तो आप कर लेना जैसे जिस तरीके से आपको ठीक लगे। हमने v अपॉन u करा है, मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा आसान लगता है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन 0.2 आ गया, ये समझ में आ गया? यही पूछा था सर इसमें। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऐसे करा कि वो 1/5 आ जाता है ना। तो मैंने ये सोचा कि उसको 100 बना दो, 50 2 से 100 होता है, 100 कैसे बनेगा? ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी करो, जब नीचे 10 आ जाता है तो सीधा 0.2 हो गया। ऐसे भी करो, 1.5 भी ठीक है। 1.5 भी ठीक है। आप ऐसे करो या कैसे जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। कुल मिलाकर फॉर्मूला तो ये लगाना था ना, वी अपॉन यू को लगाना है, तो उसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, 0.2 है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंसेज magnification produced by a magnification produced by a spherical lens is plus 0.75 plus 0.75 full stop. What is the A part nature of image और B है nature of lens. नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल होगी, कैसे बताया भाई? वर्चुअल इमेज में डिग्री Nature of lens कॉन्केव होगा क्योंकि डिमिनिश और वर्चुअल होगी। एक ये तो 5 वर्ड चाहिए ये बताओ भाई, ट्राई करो।
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल लेंसेज प्लस 0.75 तो ये दे रखा 0.75। अब आप ये देखिएगा कि मैग्निफिकेशन जो है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे रखा है। तो ये पार्ट में वो पूछ रहे हैं नेचर ऑफ इमेज m इज इक्वल टू होता है h2 अपॉन h1। h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। h1 क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम सीधा ही रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा सीधा रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो हाइट ऑफ इमेज है ये डिटरमिन करेगा कि मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। कैसे? हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है इस केस में क्या होगा? इस केस में क्यों? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और नीचे h1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव। और क्या रहा है मैग्निफिकेशन? तो फिर हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? नेगेटिव कैसे हुआ फिर? अगर नेगेटिव करना नीचे से नेगेटिव चाहिए। बट पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे, समझ गए कि नहीं? अगर नेगेटिव से नीचे नेगेटिव होता, हाँ? नीचे नेगेटिव होता फिर अगर नीचे नेगेटिव वो भूल ही जाओ बिल्कुल। मैं वो कह रहा था, हाँ। ऊपर नेगेटिव होता तो नीचे तब करना है ना। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर h2 इज पॉजिटिव, तो लिखिएगा फॉर m2 भी पॉजिटिव बताइए समझ में आया कि नहीं? फॉर m टू बी पॉजिटिव h2 इज पॉजिटिव। m को पॉजिटिव होने के लिए h2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगी? जब इमेज सीधी रखी हुई होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा तो नेचर ऑफ इमेज नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट एक तो ये चीज पता चल गई। उसके बाद हम ये कहेंगे सिंस यहाँ तक छोड़ो इसको, तो नेचर ऑफ इमेज पूछा जा रहा था ना, बी पार्ट पे देखिएगा। सर ऐसे क्वेश्चन में सीधा बनना है, लिख सकता आंसर या पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ऑनलाइन में आप लिख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि नोट्स पे आप रिवाइज करते टाइम आपके लिए आसानी हो। यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूँ? हाँ, सर ये क्या है? मॉडुलस। मॉडुलस लिख लो, मॉडुलस MODULUS MODULUS। इसका मतलब क्या है? लास्ट टाइम आपने मोड बताया था सर। हाँ, मॉडुलस के शॉर्ट को ही उसको मॉड बोल देते हैं। साइनोसॉइड के शॉर्ट को साइन बोलते हैं। कोसाइनोसॉइड के शॉर्ट को कॉस बोलते हैं। साइनोसॉइड। ठीक है, छोड़ो उसको। मॉडुलस या मॉड बोल दो, एक ही बात है। मॉडर्न का मतलब क्या है कि मैं उसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से, उसके साइन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। साइन से हमको जो लेना देना था वो हमने देख लिया। साइन से हमें क्या पता लगा कि जो हमारा h2 है वो भी पॉजिटिव ही होगा। h2 पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी इमेज की जो हाइट है वो सीधी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब हमारा इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा मॉड m इज इक्वल टू कितना है? 0.75। ये माइनस 0.75 भी होता ना तो मॉड m को मैं प्लस का 0.75 ही लिखता। मॉड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 0.75 इट इज लेस देन 1। ये 1 से छोटा है, देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड। तो जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड, ये छोटी। समझ गए मेरी बात? नेचर ऑफ एक्सरसाइज पूछ रहा है। तो आ रहा हूँ मैं अभी। इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड। वर्चुअल एंड डायरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज किस में बनती है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव में। कॉन्वेक्स में एक केस होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला, वहाँ पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट के साथ साथ इमेज एनलार्ज्ड बनती है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट और डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट and diminished image is formed in the case of
formed in the case of concave lens only. Is formed in the case of concave lens only. ये सिर्फ concave lens के केस में ही ऐसा होता है. ठीक है जी, चले आगे. Yes, सर अगर वर्चुअल माइनस में आके मैग्नीफाई तो भी वर्चुअल रिएक्ट होता ना अगर मैग्नीफिकेशन हमारा नेगेटिव होता तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारा H1 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब आएगा? जब H2 नेगेटिव होगा. नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव. तो अगर हाइट ही हमारी नेगेटिव आ गई, इमेज की हाइट, तो इसका मतलब इमेज की हाइट नेगेटिव कब आती है? जब इमेज उल्टी होती है. इमेज उल्टी है यानी कि इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो कॉन्वेक्स केस हो जाता है. वो कॉन्वेक्स हो जाता है. कॉन्वेक्स होता है. ठीक है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड कॉनकेव में कभी नहीं बनेगी, तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है. चलिए जी, इसके बाद आप नोट करेंगे पावर ऑफ अ लेंस. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पावर ऑफ अ लेंस. पावर जो है, पावर क्या है? ये जो आप जो चश्मा लगाते हैं, आपको पता होगा कि इसकी पावर क्या होती है. तो आप बोलते हैं कई बार कि प्लस पावर प्लस में है, पावर माइनस में है. ज़्यादातर आप लोगों के जितने भी चश्मे हैं सबकी नेगेटिव में होगी पावर, पॉजिटिव में होगी ही नहीं. सर मैक्सिमम आपको कितनी जाती है पावर? अब वो छोड़ दो तुम. अभी 10th क्लास में हो ना, 12th क्लास के बैच में आकर देखना. एक लड़का है, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं. ठीक बाबू भाई है, वाला चश्मा बाबू भाई वाला चश्मा सही में. वेदांत नहीं है, वेदांत का फ्रेंड है. एक लड़का है लक्ष्य, उसकी जो चश्मा है उसका लेंस बहुत मोटा है. बल्कि एक आँख मोटी लगती है, एक छोटी लगती है. तो वो क्यों है? क्योंकि एक आँख उसकी बता रहा था कि सर बचपन से ही थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है. सर 10-12 जाता हूँ. सर मेरे बच्चे में उसका 22 नंबर भाई इतना नहीं होता. 10-12. सर मैंने कल पड़ोस में था, मेरा लड़का, उसका 22 नंबर था. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम. हाँ सर, वो 1-2 साल में लाइक उसका कोई बचपन से प्रॉब्लम है, वो ब्लाइंड हो जाएगा. चलिए जी, नोट करें पावर ऑफ अ है लेंस. वो. पावर ऑफ अ लेंस, इसमें नोट करें. द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द power of a lens is the measure of the degree of convergence or divergence or divergence of light rays falling on it. मतलब कोई भी लेंस जो है वो कितना लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है. कन्वर्ज करने का मतलब क्या? फैलती हुई लाइट रेज उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पर कहाँ लाकर इकट्ठा कर रहा है. तो वो होगी उसकी मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस. डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस मतलब कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, वो उसकी पावर डिटरमिन करेगा. लाइट रेज को कितना फैला पा रहा है, कितना डाइवर्ज कर पा रहा है, वो उसकी डिग्री को मेज़र करेगा, उसकी पावर को मेज़र करेगा. जितना ज़्यादा फैला पाएगा हम कहेंगे भाई थोड़ा लेंस की पावर बहुत ज़्यादा है. जितना ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पर डालकर लाइट रेज को इकट्ठा कर देगा, हम कहेंगे पावर बहुत अच्छी है लेंस की. सर इसमें सेगमेंटल्स आते हैं. हाँ. तो अब आप ये देखिएगा, नोट करें मैथमेटिकली, और इसके न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं. Mathematically, comma, the power of a lens is defined as the mathematically the power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length, defined as the reciprocal of its focal length
ब्रैकेट में लिख लीजिए इन मीटर्स। आपको क्या करना है, बस फोकल लेंथ पता हो, फोकल लेंथ का आपको रेसिप्रोकल ले लेना है। बस ये ध्यान रहे कि फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होनी चाहिए, बस इतना और कुछ नहीं। और जो इसकी यूनिट होती है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर लिखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज DIO, स्पेलिंग होती है DIOPTRE, डायोप्टर, कैपिटल डी, शॉर्ट में कैपिटल डी। एक क्वेश्चन नोट करिए, द कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ a convex lens is of focal length. A convex lens is of focal length 10 centimeter. Full stop. What is its power? एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आप उसकी पावर बता दीजिए कितना होगा। 0.1 रुकिए, तो फोकल लेंथ क्या दे रखी है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव ही होगी। 0.1 ब्रैकेट में लिख लेना, सिंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस। अभी 10 सेंटीमीटर है तो पहले ही क्या बताया कि फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। दैट इज इक्वल टू प्लस का 10/100, जीरो से वो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मालूम है नहीं, रेसिप्रोकल लिखिए 10 हो जाएगा ना। रेसिप्रोकल तो 10 हो जाएगा सर। पॉइंट सर रेसिप्रोकल के इक्वल रेसिप्रोकल के लाना पड़ेगा। हाँ देखिए यहाँ पर f कितना आ गया, 1/10 आ गया, ठीक है। रेसिप्रोकल की बात है, Taking reciprocal करना पड़ेगा। सीधा रेसिप्रोकल यही ले लो ना, इसको 0.1 करने की जरूरत क्या है, भाई f है तो f का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/f। 1/f क्या हो जाएगा, 10/1। इसका मतलब पावर कितना हो गया, प्लस का 10 डायोप्टर, पावर हो गया प्लस का 10 डायोप्टर। समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पर्सन F भी लिखा है, F भी लिखा सिर्फ फॉर्मूला यही है, मैथमेटिकली द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। बस आपको फोकल लेंथ निकालनी है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, वही आपका पावर है। सर दोनों साइड को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। हाँ दोनों साइड का रेसिप्रोकल एक साइड में थोड़ी करोगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं भाई, या तो फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0.1, और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 0.1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0.1, और 1/0.1 क्या होगा, वो भी तो 10 ही होगा, डायोप्टर। एक क्वेश्चन और लिखिए, सर 58 हो गए। कोई बात नहीं है, हम सही छोड़ो, इसको कहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी। फोकल लेंथ का इसका कुछ वो है रिलेशन की, ये कम होगा तो वो ज़्यादा है, ऐसा कुछ? अरे और नहीं तो क्या भाई, एक बात बताओ, P इज इक्वल टू 1/f है, तो फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, राइट, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेस अ कॉन्केव लेंस। A person having a myopic eye uses a concave lens of focal length. Uses a concave lens of focal length 50 centimeter.
Full stop. What is the power of the lens? सर माइनस फोकल लेंथ होगी कितनी? -50 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिख लेना सिंस इट इज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव होगा तो पावर नेगेटिव में ही होगी। ठीक है, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाई 100। मीटर में हो गया 0 से 0 कट गया, 5 1 5 5 2 10। तो 1/f कितना हो जाएगा? -2। तो T इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। बस इतना कर दीजिए। अगली क्लास में लाइव प्रोसेस स्टार्ट कराऊंगा और शायद 10 मिनट 10 या 15 मिनट इसमें लगेंगे। ये फिनिश करवा के फिर लाइव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वो ऑलमोस्ट खत्म ही समझिए चल रहा है। तैयारी रखिएगा भाई, इसका मैं टेस्ट ले सकता हूँ आपका। सर डेट का सरप्राइज सर मैं आपको सरप्राइज कर दूंगा। सरप्राइज मत देना सर इसमें तो लेना मत देना। मैं वीडियो